नमस्कार बहनों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत का चैप्टर नंबर 4, जो कि हमने शुरू कर दिया था जलवायु। इसका हमने कुछ पोर्शन पढ़ लिया था। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे जलवायु नियंत्रण। देखो, कुछ ऊपर दे रखा है कि राजस्थान के घरों में दीवारें मोटी और छत चपटी क्यों होती है। आप सभी को पता है कि यहाँ बारिश होती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए तराई क्षेत्र और गोवा, बेंगलोर और वहाँ पर जो है ढाल वाली छतें क्यों होती है। सामान्यतः वहाँ बारिश आती है, तूफान आते हैं, प्लस जिस जगह बर्फ़ गिरती है वहाँ भी ढाल वाली छतें होती है, ताकि वो सारी बर्फ़ गिर के सीधा कहाँ गिर जाए, नीचे गिर जाए, छतों पर नहीं रहे, जिससे उनमें सीलन वगैरह नहीं आए और ख़राब न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलवायु नियंत्रण क्या कह रहा है? कह रहा है किसी भी क्षेत्र में जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। आप ये वीडियो देखोगे, फिर इसके बाद मैं कुछ सवाल बोलूँगी और आपको सवाल भेज भी दूँगी ग्रुप में, तो वो आपको सवाल सॉल्व करने ही चैप्टर पढ़ के। ये कह रहा है कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं। कौन कौन से हैं देखिए। जो आपकी अक्षांश है वह है सबसे पहले, यानी कि कौन सा देश या कौन सा जो है राज्य कितने अक्षांश पर है, उत्तरी है, दक्षिणी है, कैसे है, उसके अनुसार उसकी जलवायु निर्भर करती है। यानी कि ध्रुव प्रदेशों से, या हम कह सकते हैं कर्क रेखा से, मध्य रेखा से, विषुवत रेखा से कितनी दूरी पर है, उसके अनुसार उसकी जलवायु होती है। फिर देखिए, अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र की दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावचन लक्षण। आपने बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा। अगर आप माउंट आबू भी गए हैं तो उसके रास्ते में एक बोर्ड लगा हुआ है और बताता है कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई है। सामान्य तो बहुत सी जगह आपको ऐसा बोर्ड देखने को मिल जाएगा जिसमें लिखा होगा कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है। कह रहा पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। बिल्कुल, जो कौन सा देश या राज्य अक्षांश से कितना दूरी पर है उसके अनुसार ही उसके ऊपर सूर्य की किरणें गिरती है, तथा जैसे विषुवत रेखा से जो नज़दीक है वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, और जो ध्रुवीय प्रदेशों के पास है जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मौसम ठंडा होता जाएगा। एक रहा इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त के ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता है। हमने बताया जो देश या जो राज्य विषुवत रेखा के पास में है वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे उसकी दूरी बढ़ती जाएगी तापमान घटता जाएगा, यानी कि वहाँ गर्मी कम होती जाएगी। लेकिन जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है, यानी कि जो वायु दाब वगैरह है वह सारी चीज़ें, तथा तापमान क्या होता है, घटता है। इसीलिए आपने देखा होगा लोग गर्मियों में माउंट आबू, शिमला यहाँ पर जाते हैं ताकि वहाँ पर क्या हो, ठंडे प्रदेश है, यानी कि वहाँ ठंड होती है, तापमान घट जाता है। इसीलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में ठंडी रहती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में ठंडी क्यों रहती है। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश, ये बार बार जो है इसको थोड़ा सही कर लेना, अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है, यानी कि कितने अक्षांश पर है और उसी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, उसी के अनुसार ये क्या होगा, प्रभावित होगा, इफेक्ट पड़ेगा। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र की दूरी बढ़ती है, देखिए ये कह रहा है यह प्रभाव क्या होता है, कम होता जाता है। आप देखेंगे कि समुद्र जो हवा है वह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, यानी कि जहाँ वायुदाब ज़्यादा है वहाँ से जिस जगह हवा कम है उस साइड चली जाती है, निम्न दाब की ओर गति करती है। ये कह रहा है लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे प्रायद्वीपीय अवस्था यानी गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दी में क्या होता है, बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। ये कह रहा महासागरीय धाराएं, ये इंपॉर्टेंट बात है, महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलती है। आप कभी समुद्र के किनारे गए होंगे तो आपने देखा होगा लहर जो है वो समुद्र के अंदर से आती है और किनारे से टकराती है, फिर वापस आती है, फिर टकराती, फिर आती है, यानी कि समुद्री धाराएं क्या करती है, समुद्र से तट की ओर चलती है, तट यानी कि किनारे की ओर चलती है। हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। हवा के साथ प्रभावित करेगी, जहाँ जहाँ समुद्र है आपने देखा होगा वहाँ से हवाएं जो है किनारे की ओर चलती है, और रात में ये चीज़ें उल्टी हो जाती है। हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर है तो वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा, जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार। देखिए
आगे अपन और पढ़ते हैं। ये कह रहा विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध भागों में स्थित है, यानी कि जहाँ गर्मी है, और हम कह सकते हैं कि जो विषुवत रेखा से जो है किनारे के पास है, यानी उसके आसपास है, यानी जिनकी ध्रुवों से ज़्यादा दूरी है, ये भी कह सकते हैं हम। स्थिति महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर क्यों स्थित है। ये कह रहा अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावचन का भी महत्वपूर्ण होता है, नहीं वायु दाब वगैरह ये सारी चीज़ें। ऊंचे पर्वत और कितना ऊंचा है समुद्र तल से, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है जलवायु को मेंशन करने के लिए। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधी करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं, तो उस क्षेत्र में क्या होती है, वर्षा अधिक होती है और वर्षा का कारण होते हैं। आपने देखा होगा जैसे मिजोरम वगैरह है, जहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, वहाँ हमेशा वर्षा होती ही रहती है लगभग, क्योंकि वो पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि जो आपके बादल बन के जाते हैं वे उन पर टच होते हैं, और जैसी वे इनसे टकराते हैं वहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। पर्वतों के देखो पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं, यानी जो सबसे ऊपर के टॉप जो जगह होगी वो अपेक्षा, क्योंकि पानी तो सारा ऊपर से गिर के कहाँ आ गया, नीचे आ गया, इसलिए वे तो रहते हैं सूखे, और जो आसपास बाकी जो ढलान है उसमें रहता है हरियाली। अब भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले देखो अक्षांश, यानी कि हमारा भारत कितने अक्षांश पर आधारित है, और यहाँ से विषुवत रेखा या हम कह सकते हैं कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो देखिए ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि भारत में कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, किन किन राज्यों से। तो देखिए कह रहा है कर्क वृत्त देश के मध्य भाग, पश्चिम के कच्छ के रण से लेकर पूर्व के मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है। इसीलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु व उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं क्या है भाई, उपस्थित है। उष्ण का मतलब होता है गर्म, उपोष्ण यानी कि ज़्यादा गर्मी नहीं, हल्की फुल्की जो हम कह सकते हैं गर्मी भी हो और ज़्यादा जो है ठंड भी ना हो। ऊंचाई देखिए भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, सभी को पता है। भारत के उत्तर पूर्व में, हम पूर्व को भी इंक्लूड करते हैं जब नॉर्मली हम मैप पढ़ते हैं, तो उत्तर और पूर्व में क्या है, हिमालय। पूर्व में थोड़ा कम भाग है, उत्तर में अत्यधिक भाग है। आपने देखा होगा नेपाल, उत्तराखंड ये सब है। लेकिन इनकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग कितनी है भाई, 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश होने से रोकता है। आपको पता हो उत्तराखंड के उस साइड में हमारे पास चीन वगैरह है, जिससे कि अत्यधिक ठंडी हवाएं आती है, उसको हिमालय होने के कारण क्या होता है, उन ठंडी हवाओं को वह रोक लेता है, जिससे अत्यधिक ठंड नहीं होती है। आगे देखिए क्या कह रहा है, पर्वत के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है, क्योंकि वह क्या करता है, ठंडी हवाओं को रोक लेता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, वायु दाब और पवन। भारत की बात कर रहे हैं हम, भारत की जलवायु की बात कर रहे हैं, और हम बता रहे हैं कि भारत में क्या क्या स्थिति बनती है और इन स्थितियों के कारण हमारे भारत में कैसी जलवायु है। आगे देखिए क्या कह रहा है, भारत में जलवायु वायु दाब एवं पवन। भारत में जलवायु तथा संबंधी मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित है। वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है, यानी कि जितने भी वायुमंडल के जितने भी तत्व हैं उन्हीं से संचालित होता है। वायु दाब और धरातलीय पवनें, यानी कि यहाँ पर दाब का क्या प्रभाव रहता है और पवनें कैसे चलती है। ऊपरी वायु परिसंचरण, यानी कि जो है वायु किस तरह से चलती है, तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, जैसे विक्षोभ, अभी पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही हमारे यहाँ बारिश हो रही है, एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत उत्तरी पूर्वी पवनों, व्यापारिक पवनों, आपके 6 में एक है जिसके अंदर दे रखा है कैसे व्यापारिक पवनें होती है, एक डायग्राम दे रखा है। कभी आपको समय मिले तो आप 6 की किताब को देखिएगा, जो भी है उसके अंदर एक चैप्टर दे रखा है, उसके अंदर है। देखिए व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध से उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है। उच्च दाब पट्टियों से कैसे उत्पन्न होती है, क्योंकि जहाँ पर वायु दाब कम होगा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। यह दक्षिण की ओर बहती है। ये कह रहा है कोरियोलिस बल के कारण दाहिने और विक्षोभ होकर विषुवत निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। मैंने आपको बताया हमेशा ही वायु दाब का यह उसकी आदत है, या हम कह सकते हैं नियम है, हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, हमेशा वायु, या हम कह सकते हैं वायु दाब।
आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दाहिनी और विक्षेपित होकर विषुवत निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि जहाँ गर्मी होगी वहाँ पर ही उच्च दाब रहेगा ज़्यादातर, क्योंकि यह स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है एवं बहती है। इसीलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या फिर नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी हो जाएगी इसीलिए। इस प्रकार भारत में शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप सभी बहनें इस चैप्टर को पढ़ें। मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी और उसे इस वीडियो को सुनकर समझकर उन क्वेश्चनों का उत्तर दें। धन्यवाद।